नमस्कार। आज हम भारत की जनसंख्या की काफी उलझी हुई लेकिन हाँ बेहद दिलचस्प कहानी में उतर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके जरिए हम खास तौर पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की आबादी कैसे बढ़ी, देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग कैसे बसे हुए हैं और कहीं ज्यादा भीड़-भाड़ क्यों है तो कहीं कम। हम्म। जैसा कि स्रोत बताते हैं 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश था। हाँ, 2011 का आंकड़ा। तो आज का हमारा मिशन है इन भारी भरकम संख्याओं के पीछे के पैटर्न्स और वो कौन सी बड़ी वजह हैं उन्हें समझना। चलिए इन स्रोतों से थोड़ा गहराई में जाते हैं। बिल्कुल, और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जनसंख्या का हर पहलू, चाहे वो वृद्धि हो या लोगों का किसी खास इलाके में बसना, मतलब ये सब देश के संसाधनों पर, उसके विकास की दिशा और भविष्य की योजनाओं पर सीधा असर डालता है। सही कहा। और जैसा हमारे स्रोतों में जिक्र है, 2011 की जनगणना इस पूरी बातचीत का एक अहम आधार रहेगी, जिससे हमें उस समय की, आप कह सकती हैं, एक साफ तस्वीर दिखती है। तो फिर शुरू करते हैं भारत की आबादी के बढ़ने की कहानी से। स्रोत बताते हैं कि ये कोई सीधी रेखा में नहीं हुआ है ना, इसमें कई उतार चढ़ाव आए हैं। हाँ बिल्कुल। शुरुआत कैसे हुई थी? मान लीजिए 20वीं सदी के आरंभ में। हाँ, 20वीं सदी की शुरुआत यानी करीब 1901 से 1921 तक का जो दौर था, वो काफी अलग था। इसे स्थिर जनसंख्या का काल कहा जा सकता है। स्थिर मतलब धीमी। हाँ, बहुत धीमी। इस दौरान आबादी बढ़ तो रही थी, पर बहुत ही धीमी रफ्तार से। सालाना सिर्फ 0.25%। वजह, जन्म दर तो ज्यादा थी, लेकिन साथ ही मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा थी। बीमारियां, महामारियां और खाने की कमी, ये सब आम बातें थीं। और मुझे याद है स्रोत में 1911-1921 के दशक का खास जिक्र था, जब आबादी असल में घट गई थी। सही पकड़ा। वो दशक तो और भी मुश्किल था। 1911 से 1921 के बीच अगर नागालैंड को छोड़ दें तो पूरे भारत की आबादी में गिरावट दर्ज की गई थी। मतलब नेगेटिव ग्रोथ, -0.47%। बाप रे। हाँ, उस दौरान फैली महामारियों जैसे इन्फ्लुएंजा और अकाल ने भयानक तबाही मचाई थी, जिससे मृत्यु दर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो फिर हालात बदलने कब शुरू हुए? वो कौन सा मोड़ था जब जनसंख्या बढ़ने लगी? वो अहम मोड़ आया 1921 के बाद। इसीलिए 1921 को अक्सर महान जनसांख्यिकीय विभाजन या ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड कहा जाता है। अच्छा, 1921। हाँ, 1921 से 1951 के बीच के दौर को स्थिर वृद्धि का काल कहते हैं। अब यहाँ स्थिर का मतलब धीमी नहीं, बल्कि लगातार बढ़ने वाली वृद्धि से है। ओके। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं और साफ सफाई में थोड़े सुधार होने लगे थे। बहुत बड़े नहीं, पर कुछ सुधार हुए, जिससे मृत्यु दर धीरे धीरे कम होने लगी। जन्म दर अभी भी ऊंची थी, पर मृत्यु दर में कमी आने से आबादी लगातार बढ़ने लगी। और फिर आजादी के बाद तो तस्वीर बिल्कुल बदल गई होगी। 1951 से 1981 का दौर, जिसे स्रोत तीव्र वृद्धि का काल कह रहे हैं। यहाँ क्या हुआ कि आबादी इतनी तेजी से बढ़ी? यहाँ एक नाटकीय बदलाव आया। देखिए, आजादी के बाद देश ने स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत ध्यान दिया। बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चले, मलेरिया जैसी बीमारियों पर काबू पाया गया, साफ पानी की उपलब्धता बढ़ी। नतीजा? मृत्यु दर एकदम से गिरी होगी। बिल्कुल, मृत्यु दर बहुत तेजी से नीचे गिरी, लेकिन जन्म दर वो उतनी तेजी से कम नहीं हुई। सामाजिक मान्यताएं थीं, शिक्षा की कमी थी, खासकर महिलाओं में, और आर्थिक वजहों से भी लोग ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे थे। तो ऊंची जन्म दर और तेजी से गिरती मृत्यु दर के बीच का ये जो बड़ा फासला था ना, हाँ हाँ, उसी ने जनसंख्या विस्फोट को जन्म दिया। आबादी बहुत बहुत तेजी से बढ़ने लगी। समझ गई। तो मृत्यु दर पर काबू पाना आसान रहा, लेकिन जन्म दर को नीचे लाना ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। बिल्कुल। फिर आता है 1991 से 2011 का दौर। स्रोत इसे उच्च वृद्धि दर किंतु गिरावट के निश्चित संकेतों वाला काल कहते हैं। गिरावट के संकेत ये कैसे दिखने लगे? देखिए, इस दौर में भी आबादी बढ़ रही थी और काफी तेजी से, लेकिन जो बढ़ने की रफ्तार थी ना, वो थोड़ी धीमी पड़ने लगी थी। अच्छा। जैसे 2001 से 2011 के दशक में आबादी करीब 17.64% बढ़ी। अब ये आंकड़ा अपने आप में अभी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन पिछले दशकों के मुकाबले कम था। हाँ, पिछले विस्फोट वाले दौर से कम। सही कहा। इसके पीछे कई वजह थीं। लोगों में शिक्षा का स्तर बढ़ा, खासकर महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया गया। शहरीकरण बढ़ा, लोगों में छोटे परिवार की सोच थोड़ी बढ़ने लगी, और शादी की औसत उम्र भी थोड़ी बढ़ गई।
इन सब चीजों ने मिलकर जन्म दर को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। तो 2011 में जब ये दौर खत्म हो रहा था, मतलब जिसके आंकड़े हमारे पास है, भारत की कुल आबादी कहाँ तक पहुंच चुकी थी? 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या थी 1,21,05,69,573। 1 अरब 21 करोड़ से ज्यादा। हाँ, 1.2 अरब से भी ज्यादा। वाकई एक विशाल संख्या। ये कल्पना करना भी मुश्किल है, पर क्या ये बढ़ोतरी पूरे देश में एक जैसी थी या कुछ इलाकों में ज्यादा, कुछ में कम? मतलब क्या तस्वीर एक सी थी? नहीं नहीं, बिल्कुल एक जैसी नहीं थी। यहीं पर जनसांख्यिकी संक्रमण यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात आती है। हाँ, ये मॉडल है ना? हाँ, ये एक मॉडल है जो बताता है कि कैसे वक्त के साथ किसी देश की जन्म और मृत्यु दर बदलती हैं, आमतौर पर ऊंची दरों से नीची दरों की तरफ। तो 2011 तक भारत मोटे तौर पर इस मॉडल के तीसरे चरण में था, यानी मृत्यु दर काफी कम हो चुकी थी और जन्म दर भी गिर रही थी। ओके। लेकिन ये पूरे भारत की औसत तस्वीर थी। असल में अलग अलग राज्य इस सफर में अलग अलग पड़ाव पर थे। स्रोत में कुछ ईएजी राज्यों का जिक्र है, ये क्या है? हाँ, एजी यानी एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप राज्य। इनमें मुख्य रूप से उत्तर भारत के राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड शामिल हैं। अच्छा, ये उत्तरी राज्य ज्यादातर। हाँ, इन राज्यों में 2011 के आसपास भी जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही देश के बाकी हिस्सों, खासकर दक्षिण के राज्यों की तुलना में ज्यादा थी। इसलिए यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर भी ज्यादा थी। और दक्षिण में? दूसरी तरफ केरल, तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्य इस संक्रमण में काफी आगे बढ़ चुके थे, जहां जन्म दर बहुत नीचे आ गई थी। क्या आप कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि ये अंतर कितना बड़ा था, मतलब आंकड़ों में? बिल्कुल, जैसा कि आंकड़े दिखाते हैं, 2001 से 2011 के दशक में एक तरफ नागालैंड था, जहां आबादी असल में घटी थी, माइनस में थी, -0.47%। सच में घटी थी? हाँ, और वहीं दूसरी तरफ बिहार में इसी दशक में आबादी 25% से ज्यादा बढ़ी, 25.7%, और राजस्थान में 21% से ज्यादा, 21.44%। 25%? हाँ, ये दिखाता है कि भारत एक औसत है। असल में तो कई अलग अलग भारत हैं, जहां तक जनसंख्या के रुझानों का सवाल है। ये तो कमाल का विरोधाभास है। एक ही दशक में एक राज्य में आबादी घट रही है और दूसरे में 1/4 बढ़ रही है। अच्छा, तो इतने सारे लोग, 1 अरब 21 करोड़, पर रहते कहाँ हैं सब? क्या ये पूरे देश में समान रूप से फैले हुए हैं? स्रोत तो कुछ और ही कहानी बताते हैं। हाँ, कहानी बहुत बहुत असमान है। भारत में जनसंख्या का वितरण यानी फैलाव बहुत ही गैर बराबर है। कुछ इलाके तो बहुत ज्यादा घनी आबादी वाले हैं, जबकि कुछ विशाल इलाके लगभग खाली पड़े हैं। जैसे? सोचिए, स्रोत बताते हैं कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश उस समय के तेलंगाना बनने से पहले ये सिर्फ 5 राज्य मिलकर देश की लगभग आधी आबादी को समेटे हुए थे। सिर्फ 5 राज्यों में आधी आबादी? हाँ, दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश जैसा भौगोलिक रूप से बड़ा राज्य है, लेकिन वहां आबादी बहुत ही कम है। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। मैदानी इलाके भरे पड़े और पहाड़ या रेगिस्तान खाली। ऐसा क्यों है? कौन सी बातें तय करती हैं कि लोग कहाँ बसेंगे? इसके पीछे कई कारण हैं, जिन्हें हम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसा कि स्रोतों में भी इशारा किया गया है। पहला भौतिक यानी प्राकृतिक कारक, और दूसरा सामाजिक आर्थिक कारक। ठीक है, पहले प्राकृतिक कारकों की बात करते हैं। सबसे अहम है जमीन की बनावट, मतलब उच्चावच। देखिए, समतल उपजाऊ मैदानी इलाके खेती करने, घर बनाने, सड़कें और रेल लाइनें बिछाने के लिए पहाड़ी या उबड़-खाबड़ पठारी इलाकों से कहीं ज्यादा आसान होते हैं। हाँ, ये तो है। यही वजह है कि गंगा के विशाल मैदान में इतनी घनी आबादी है। दूसरा बड़ा कारक है जलवायु। लोग आमतौर पर ऐसी जगह रहना पसंद करते हैं जहां मौसम बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा या बहुत सूखा ना हो। तीसरा है पानी की उपलब्धता। पानी तो सबसे जरूरी है। बिल्कुल, नदियां पीने के पानी, सिंचाई और उद्योगों के लिए जीवन रेखाएं। इसलिए आप देखेंगे कि ज्यादातर बड़ी बस्तियां नदी घाटियों में ही विकसित हुई हैं। फिर आती है मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी होगी तो खेती अच्छी होगी, ज्यादा लोगों का पेट भर सकेगा, जैसा उत्तरी मैदानों में होता है। कुछ हद तक खनिज संसाधन भी लोगों को खींचते हैं, जैसे छोटा नागपुर पठार का इलाका। हालांकि स्रोत इसे सीधे खनिजों से ज्यादा भूविज्ञान से जोड़ते हैं। और सामाजिक आर्थिक कारक क्या हैं? मतलब जो इंसानों ने खुद बनाए हैं। हाँ, इनमें सबसे पहले है किसी जगह के बसने का इतिहास।
जिन इलाकों में हजारों सालों से सभ्यता फल फूल रही है, जैसे गंगा के मैदान, वहां स्वाभाविक रूप से आबादी ज्यादा होगी। सही है। फिर आते हैं आर्थिक अवसर। कहाँ रोजगार मिलेगा, कहाँ बेहतर जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। औद्योगिक शहर, बड़े महानगर और खेती के लिहाज से उन्नत इलाके जैसे पंजाब हरियाणा, जहां हरित क्रांति हुई, लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। इन्हें पुल फैक्टर्स कहते हैं। खींचने वाले कारक। हाँ, राजनीतिक स्थिरता और सरकारी नीतियां भी मायने रखती हैं। और एक बहुत बड़ा कारक है प्रवास, यानी माइग्रेशन। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। बिल्कुल, लोग अक्सर अपने गांव या शहर छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, कभी बेहतर मौकों की तलाश में, पुल फैक्टर्स, तो कभी बेरोजगारी, गरीबी या सुविधाओं की कमी के कारण मजबूर होकर पुश फैक्टर्स। धक्का देने वाले कारक। हाँ, स्रोत बताते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में लोग काम की तलाश में बाहर जाते हैं, जबकि महाराष्ट्र, खासकर मुंबई, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, दिल्ली जैसे महानगरों में बाहर से बहुत लोग आकर बसते हैं। आपने अभी वितरण और घनत्व का जिक्र किया था। जी। ये दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर क्या ये एक ही बात है या अलग-अलग? ये जानना जरूरी है, ये अलग है। देखिए, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताता है कि लोग कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। ये एक तरह का नक्शा है कि आबादी कहाँ है और कहाँ नहीं। ओके, फैलाओ। हाँ, फैलाव। जबकि घनत्व, डेंसिटी, एक अनुपात है, एक माप है। ये बताता है कि किसी एक निश्चित इलाके में, मान लीजिए 1 वर्ग किलोमीटर में, औसतन कितने लोग रहते हैं। अच्छा, यानी एक जगह पर कितनी भीड़ भाड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। या जमीन पर आबादी का दबाव कितना है। अच्छा, तो फिर इस भीड़ भाड़ यानी घनत्व की कहानी क्या है, जिसे व्यक्ति भूमि अनुपात भी कहते हैं शायद? भारत का औसत घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 382? हाँ, और ये आंकड़ा समय के साथ लगातार बढ़ता ही गया है। लेकिन ये सिर्फ एक औसत है। असलियत ये है कि घनत्व के मामले में भी भारत में जबरदस्त असमानता है। कहीं तो, जैसा आपने कहा, पैर रखने की जगह नहीं, और कहीं मीलों तक कोई इंसान नजर नहीं आता। स्रोत घनत्व को नापने के अलग-अलग तरीकों का भी जिक्र करते हैं। उनका क्या मतलब है? हाँ, घनत्व को सिर्फ एक तरीके से नहीं देखा जाता, क्योंकि हर तरीका अलग कहानी बताता है। सबसे आम है गणितीय घनत्व, अरिथमेटिक डेंसिटी, जो आपने बताया, कुल आबादी को कुल क्षेत्रफल से भाग दे दिया, जैसे भारत का 382। ठीक है। लेकिन इसमें पहाड़, रेगिस्तान, जंगल सब शामिल हैं। ज्यादा सार्थक तस्वीर देखने के लिए 2 और माप हैं। एक है कायिक घनत्व, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। इसमें कुल आबादी को सिर्फ खेती योग्य जमीन से भाग देते हैं। अच्छा, सिर्फ खेती वाली जमीन से? हाँ, ये बताता है कि हमारी खेती की जमीन पर असल में कितने लोगों का बोझ है। जाहिर है, ये आंकड़ा गणितीय घनत्व से कहीं ज्यादा होगा। हाँ, क्योंकि खेती की जमीन तो कम होगी कुल जमीन से। बिल्कुल। तीसरा है कृषि घनत्व, एग्रीकल्चरल डेंसिटी। इसमें कुल खेती करने वाली आबादी, किसान और खेतीहर मजदूर को खेती योग्य जमीन से भाग देते हैं। ये दिखाता है कि खेती पर कितने लोग निर्भर हैं। ये तीनों माप मिलकर हमें आबादी के दबाव की एक बेहतर और ज्यादा बारीक समझ देते हैं। तो घनत्व के हिसाब से भारत के कौन-कौन से इलाके सबसे ज्यादा और सबसे कम घने बसे हुए हैं? जैसा कि स्रोत बताते हैं, हम मोटे तौर पर 3 तरह के इलाके देख सकते हैं। पहला, अत्यधिक उच्च घनत्व वाले क्षेत्र, जहां 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा लोग रहते हैं। 400 से भी ज्यादा? हाँ, इनमें पूरा गंगा का मैदान आता है। खासकर बिहार, जहां 2011 में घनत्व 1106 था, पश्चिम बंगाल 1028, उत्तर प्रदेश, साथ ही केरल जैसे तटीय मैदानी राज्य भी इसी श्रेणी में आते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो दिल्ली तो मतलब चरम पर है, 11,320। 11,000? हाँ, वजह वही है, उपजाऊ जमीन, पानी की उपलब्धता, पुराने बसे हुए इलाके और आर्थिक गतिविधियां। और दूसरे स्तर पर, मतलब मध्यम घनत्व? फिर आते हैं मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र, 100 से 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। इनमें प्रायद्वीपीय भारत का ज्यादातर पठारी हिस्सा आता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा। यहाँ जमीन थोड़ी ऊबड़ खाबड़ है, पानी की उपलब्धता मैदानों जितनी नहीं है, इसलिए घनत्व मध्यम रहता है। और सबसे कम घनत्व वाले इलाके कौन से हैं? वो है निम्न घनत्व वाले क्षेत्र, जहाँ 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से भी कम लोग रहते हैं। 100 से भी कम? हाँ, इनमें उत्तर पूर्व के पहाड़ी राज्य शामिल हैं, खासकर अरुणाचल प्रदेश, जहां 2011 में घनत्व सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था। सिर्फ 17? हाँ, सोचिए, दिल्ली के 11,320 के मुकाबले सिर्फ 17।
इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान का थान मरुस्थल और अंडमान निकोबार जैसे दूर दराज के द्वीप समूह भी इसी श्रेणी में आते हैं। यहाँ के मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियां, कठोर जलवायु और सीमित संसाधन ज्यादा आबादी को बसने नहीं देते। तो ये घनत्व के पैटर्न भी काफी हद तक उन्हीं कारकों से जुड़े हैं जो वितरण को तय करते हैं, यानी जमीन, पानी, मौसम और आर्थिक मौके। बिल्कुल, जहां ये कारक अनुकूल हैं वहां लोग ज्यादा संख्या में और ज्यादा पास पास रहते हैं, यानी घनत्व ज्यादा है। जहां ये प्रतिकूल हैं वहां आबादी बिखरी हुई और कम है। और ये बात साफ है कि जहां घनत्व बहुत ज्यादा है वहां जमीन, पानी, रहने की जगह, नौकरियों और बाकी सुविधाओं पर जबरदस्त दबाव पड़ता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हम इन स्रोतों से मिली सारी जानकारी को समेटें तो सबसे अहम बातें क्या हैं जो हमें भारत की जनसंख्या के बारे में पता चली? देखिए, कुछ बातें बिल्कुल साफ उभर कर आती हैं। पहली, भारत की आबादी बहुत विशाल है, दुनिया में दूसरे नंबर पर 2011 के अनुसार। हाँ, विशाल। दूसरी, ये आबादी रातों रात नहीं बढ़ी, बल्कि इसके पीछे मृत्यु दर में आई ऐतिहासिक गिरावट का बड़ा हाथ है। हालांकि अब जन्म दर ही घट रही है। और तीसरी, और शायद सबसे अहम बात, ये आबादी पूरे देश में समान रूप से नहीं फैली है। वितरण और घनत्व में जबरदस्त स्थानिक असमानता है। कुछ इलाके बेहद घने बसे हैं तो कुछ लगभग वीरान। हाँ, यह असमानता बहुत ज्यादा है। भारत एक देश होकर भी जनसंख्या के मामले में कई अलग अलग दुनियाओं को अपने अंदर समेटे हुए है, आप कह सकते हैं। और इन बातों के मायने क्या हैं? इनके क्या प्रभाव पड़ते हैं? मतलब इसका असर क्या होता है? स्रोतों के आधार पर हम कई गहरे निहितार्थ देख सकते हैं। सबसे पहला और सीधा असर है संसाधनों पर भारी दबाव। बिल्कुल। चाहे वो खेती की जमीन हो, पीने का पानी हो, जंगल हो या फिर सड़कें, स्कूल, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाएं, बढ़ती और असमान रूप से बंटी आबादी इन सब पर जबरदस्त बोझ डालती है। हाँ, ये तो है। दूसरा, शासन चलाना और सरकारी योजनाएं लागू करना मुश्किल हो जाता है। घनी आबादी वाले इलाकों में सबको सुविधाएं देना एक चुनौती है, तो वहीं दूर दराज के कम आबादी वाले इलाकों तक पहुंचना मुश्किल होता है। सही बात है। में युवा और काम करने वाली उम्र, वर्किंग एज के लोगों का हिस्सा बहुत बड़ा है। अगर इन युवाओं को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मौके मिलें तो ये देश की तरक्की की रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकते हैं। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। हाँ, हो सकता है। और चौथा, ये सारी भिन्नताएं हमें बताती हैं कि विकास की कोई एक जादुई छड़ी नहीं है जो पूरे देश पर काम कर जाए। नीतियां बनाते समय क्षेत्रीय जरूरतों और जमीनी हकीकत का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। बिल्कुल सही। तो आज हमने स्रोतों की मदद से भारत की जनसंख्या की एक झलक देखी, उसके आकार, उसकी बढ़ोतरी के सफर और सबसे खास उसके बेहद असमान वितरण और घनत्व के पैटर्न को समझा। हमने ये भी देखा कि कैसे जमीन, पानी, जलवायु से लेकर इतिहास और आर्थिक अवसर तक सब मिलकर तय करते हैं कि कहाँ कितने लोग रहेंगे। हाँ, और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ। आज हमने जो पैटर्न देखे, खासकर अलग अलग राज्यों में जनसंख्या बदलाव की अलग अलग रफ्तार, उसे देखते हुए ये सोचना जरूरी है कि भविष्य में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए जनसंख्या परिवर्तन के रास्ते कितने अलग हो सकते हैं। ये दिलचस्प सवाल है। क्या कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां आबादी स्थिर हो जाएगी या शायद घटने लगेगी, जबकि दूसरे तेजी से बढ़ते रहेंगे? और इस अलग अलग भविष्य का क्षेत्रीय विकास, संसाधनों के बंटवारे और सरकारी नीतियों पर क्या असर पड़ेगा? ये सवाल आने वाले वक्त के लिए मेरे ख्याल में बेहद अहम है।